of promotion of a company। पहली जो चीज़ हमने डिस्कशन में लेनी है आज, वो पहली चीज़ है प्रमोशन ऑफ कंपनी। तो ये होता कैसे? द स्टेज ऑफ प्रमोशन refers to the process of discovering the idea of formation of a company and developing it to a concrete form। प्रमोशन क्या है? It refers to the process of discovering the idea of formation of a company। कि यहाँ पे पहली बार लोगों के दिमाग में कंपनी बनाने का ख्याल आता है और फिर उसको एक प्रैक्टिकल रूप देने की कोशिश की जाती है, ठीक है? एंड देन यू डेवलप इट इनटू अ कॉन्क्रीट फॉर्म। द स्टेज स्टार्ट्स व्हेन एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स डिस्कवर एन आइडिया फॉर अ बिजनेस। ये स्टेज की शुरुआत कब होती है? कि जब कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कोई एक अकेला व्यक्ति या व्यक्तियों का ग्रुप बिजनेस स्टार्ट करने के आइडिया को डिस्कवर करे और उन्हें उसमें लगता है कि वहाँ पर पोटेंशियल है कि उसे हम एक सक्सेसफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना पाएंगे। तो इस स्टेज की शुरुआत कब होती है? कि जब किसी व्यक्ति को या ग्रुप ऑफ पीपल को जब वो आइडिया डिस्कवर करते हैं तो किसी बिज़नेस को शुरू करने का, और उन्हें ये लगता है कि इस बिज़नेस के अंदर पोटेंशियल है कि इसको फ्यूचर में हम एक सक्सेसफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हैं। तो इन सब प्रमोशन की बात आती है, जिसको करने वाला जो व्यक्ति होता है, इट इज नोन एज अ प्रमोटर। सो हु इज़ अ प्रमोटर? अ प्रमोटर इज़ एन इंडिविजुअल हु, और यू कैन से अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच डिस्कवर्स द आइडिया। उनका पहला काम क्या है? बिजनेस आइडिया को डिस्कवर करना, कि वो बनाना क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं फॉर अ बिजनेस, एंड कंसिडर दैट इट हैज़ द पोटेंशियल टू बी सक्सेसफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये आइडिया को डिस्कवर करते हैं किसी भी बिज़नेस को लेके, और उसमें वो अपना दिमाग पूरी तरह से लगाएंगे, वो सारे फैक्टर को कंसिडर करेंगे और वो ये सोचेंगे कि कैसे हम इस बिज़नेस को एक सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हैं। सेकेंडली, a promoter is a person who takes the initiative to form a company on the basis of a given idea or project and takes the steps necessary in this regard। ये इनिशिएटिव लेते हैं, उस काम को शुरू करते हैं, कंपनी को फॉर्म करने के काम को शुरू करेंगे किसी भी आइडिया को लेकर या प्रोजेक्ट को लेकर, और जो भी चीज़ें ज़रूरी है उसको वो ध्यान में लेंगे। थर्डली, is responsible for analyzing the future prospects। कंपनी भविष्य में कैसा परफॉर्म करेगी, कंपनी का भविष्य में ग्रोथ क्या है, ये सब एनालिसिस करने का काम प्रमोटर का होता है। ओके, एंड रिक्वायर्स द इनपुट्स नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द कंपनी सच एज लेबर, कैपिटल एंड मशीनरी। जब वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को इंस्पेक्ट कर लेते हैं कि हाँ हम इतना आगे ग्रो कर पाएंगे, तो उस केस में क्या होता है, फिर वो धीरे धीरे जितने भी फैक्टर्स हैं उनको इकट्ठा करना शुरू करते हैं, जितने भी इनपुट्स हैं उनको इकट्ठा करने का काम शुरू किया जाता है। देन गोइंग अहेड आर दी फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर, कि एक प्रमोटर का काम क्या है, उसको करना क्या होता है। सबसे पहला है कंसीव द बिजनेस आइडिया, यानी बिजनेस आइडिया को इवॉल्व करो। सेकेंडली, चेकिंग फिजिबिलिटी ऑफ आइडिया, कि क्या ये आइडिया जो लगाया जा रहा है बिजनेस के लिए, क्या वो सही है, हमारे बजट में है। थर्डली, सिलेक्टिंग द कंपनीज नेम। फोर्थ, सिलेक्टिंग मेंबर्स टू साइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हमने आगे एक शब्द दिखा था आर्टिकल्स, या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसका हमें मतलब पता है। अब व्हेन इट कम्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, say it is the constitution of the company on which basis company sets its goals and objectives। company के goals and objectives, ethics, all this is mentioned under memorandum of association। articles of association contain all the rules and regulations जिसके बेस पर कंपनी चलती है। तो दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। पांचवा, अपॉइंटिंग प्रोफेशनल्स, एंड सिक्स्थ, preparing necessary legal documents। Let us see in detail। The following are the functions of a promoter।
फर्स्ट, कंसीविंग द बिजनेस आइडिया, उस बिजनेस आइडिया को आपको इवॉल्व करना पड़ेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, विच इज़ देन एनालाइज्ड फॉर प्रॉफिटेबिलिटी और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। ये इस बात में देखा जाएगा, उसमें दो चीज़ें चेक की जाती हैं। पहला कि अगर इस बिज़नेस को करते हैं तो हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या हो सकता है या हमें कितना फ़ायदा इसमें हो सकता है, और दूसरी चीज़ है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, मतलब क्या वो हमारे बजट में बैठता है, क्या उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है, हमारे कैपेसिटी में आता है वो। ये दो चीज़ों को ध्यान में लेते हैं। दूसरा, चेकिंग द फिजिबिलिटी ऑफ आइडिया। ना हाउ डू यू चेक द फिजिबिलिटी ऑफ आइडिया कि आइडिया काम करेगा या नहीं, प्रैक्टिकल है कि नहीं। फिजिबिलिटी यानी टू चेक वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट। कुछ चीज़ें थियोरेटिकली पॉसिबल है, वो प्रैक्टिकली नहीं हो पाती। So you will have to check the feasibility of the idea based on three grounds. First is technical feasibility, second is financial, and third is economic feasibility. So when you are checking the technical feasibility, it means you are checking whether the technology or raw material required to execute the project is easily accessible or not. पहली जो चीज़ आप चेक करते हैं वो ये है कि क्या मेरे पास वो टेक्नोलॉजी है या वो रॉ मटेरियल है कि जिसकी मदद से मैं अपने प्रोजेक्ट को शुरू कर पाऊँगा। अगर है तो इजीली एक्सेसिबल है या नहीं। तो क्या टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है, क्या वो मुझे एक्सेस हो सकती है, ये एक सवाल होता है। सेकेंडली, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी इज़ वेयर यू आर असेसिंग द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द आइडिया एज अगेंस्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पास जो फंड्स पड़े हैं, आपने जितना पैसा इकट्ठा किया बिज़नेस को शुरू करने के लिए, और सामने जो कॉस्टिंग होगी बिज़नेस को शुरू करने की, क्या वो मेल खाती है, दोनों बीच में बैलेंस है। क्या कॉस्टिंग मेरे जो फंड्स हैं उसके दायरे में आता है, उसके बाहर तो नहीं जा रहा। अगर बाहर जा रहा है तो आई विल रिक्वायर मोर मनी, मतलब मेरा आइडिया में कुछ गड़बड़ है। इफ़ आई एम एस्टिमेटिंग समथिंग इट शुड फिट इन। थर्ड इज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, वेयर यू असेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ द बिजनेस। अब आपको फाइनली ये तय करना है कि क्या मेरा बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा, लंबे समय तक चलेगा। सो व्हेन यू आर चेकिंग द फिजिबिलिटी ऑफ आइडिया, यू विल हैव टू चेक द थ्री थिंग्स: टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। थर्ड, सिलेक्टिंग द कंपनीज नेम। एवरी कंपनी हैज़ अ यूनिक नेम, राइट, एंड एवरीवन मस्ट select the company name and securing approval for the proposed name by submitting an appropriate application suggesting at least 3 names in order to preference to the register of companies of the state concerned. Every company has a name which gets registered so that nobody else copies it. Therefore, whatever names you select, they must be secured through the approval where you will propose an application to registrar of companies, the person responsible for registering the companies, and you will have to at least suggest 3 names, okay, and accordingly the company registrar will allot one of those. Fourth, once the name has been selected, now you are selecting the members to sign the memorandum of association, thereby selecting the first directors of the company. Remember, whoever signs the memorandum in the first place, they all get to be the first directors of the company, and usually the promoters become the first directors of the company. Fifth, appointing professionals. अब डायरेक्टर भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब आपको लोग चाहिए. So we will require bankers, brokers, solicitors यानी lawyers and underwriters. Now what is an underwriter? Underwriter may be a person or an institution which comes to the help of the company in case the shares are not sold. Underwriters buy those shares at a fixed price in order to sell the shares by the company. So you should have underwriters, you should appoint them for preparing the documents necessary for the formation of the company. You will require this many people. Sixth, preparing all the necessary legal documents. You will have to require to prepare all the documents such as the memorandum of association, article of association, and consent of directors. We have seen the article in the memorandum. What is consent of directors? Consent of directors is a document which states that the directors, those who have been chosen right now, are willing to perform the duty as director, okay,
and they should be held responsible in case something goes wrong. This is a consent that directors need to give in once they assume the charge. Okay, and all these documents are then submitted to the registrar of companies. Going further, now we are looking at the position of promoter. Position क्या है promoter की, कौन है वो? The following legal liabilities of the promoter toward the company highlight their legal position with respect to the company. Firstly, they are neither the trustees nor the agents of company that they are forming. जो promoters होंगे वो ना ही कंपनी के ट्रस्टी होंगे और ना ही कंपनी के एजेंट्स होंगे. Secondly, they cannot make any secret profits by making deals on behalf of the company. Promoters makes deals on behalf of the company, लेकिन उसमें उनका कोई शेयर होना नहीं चाहिए. No secret profit sharing. C, they are legally liable for any untrue statement filed in the prospectus of the company. We have seen the what is prospectus. Prospectus is a document containing all the information of the company, similar to a school brochure. All right. So whatever information is published in the prospectus should not be untrue. It should be true. अगर उसमें गलत इन्फॉर्मेशन छापी गई है तो दे आर लीगली लायबल, उन पे केस हो सकता है. दे मे इवन हैव टू फेस द जेल. डी, दे कैनॉट क्लेम द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय देम ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ द कंपनी. जब कंपनी को शुरू किया जा रहा है, उसके आइडिया को इवॉल्व किया जा रहा है, उस दौरान जो खर्चा होता है तो वो उसको क्लेम नहीं कर सकते. दे हैव टू स्पेंड इट फ्रॉम देयर ओन पॉकेट्स. एंड ई, द कंपनी मे और मे नॉट इंडेंटिफाई द प्रमोटर्स फॉर द पेमेंट्स मेड बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन. कंपनी चाहे तो प्रमोटर को पैसा फॉर्मेशन के टाइम पे दे सकती है, अगर न चाहे तो ना दे. ठीक है. नाउ प्रमोटर्स विल मेक सर्टेन पेमेंट्स बिफोर द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड. सो कंपनी मे और मे नॉट पे देम those payments back. Okay, and may instead choose to allot shares to them as compensation for their service. Instead of making payment, what will the company do? Company will give them shares in exchange of their service. Then what are the documents required to be submitted? Following are the important documents that must be submitted by the company at the promotion stage of formation. सबसे पहली चीज़ जो जमा करनी है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. हम उसको देख चुके हैं वो क्या है. इट रिफर्स टू अ डॉक्यूमेंट दैट रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ अ कंपनी दैट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड. सेकेंडली, इट मेंशंस द एक्टिविटीज़ दैट द कंपनी कैन लीगली अंडरटेक, कि कंपनी एक्चुअली में क्या कर सकती है. थर्डली, must be signed by at least 7 members in case of a public company and by 2 persons in case of a private company. Memorandum of association is basically the constitution of the company, under which ethics, objectives, aims, vision, everything is mentioned, and accordingly the company functions. Secondly is the articles of association. Now articles of association, as I have said earlier, it will define the rules and regulation of the company along with the relation of the company to its members. क्या इसमें मेंशन किया जाएगा? रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी और कंपनी का उसके मेंबर्स के साथ रिलेशन. इट कैन बी ऑल्टर्ड और चेंज्ड by a special resolution passed by the members. Okay, there can be probably there are no changes made in the memorandum of association, but articles of association can be changed or altered by passing a special resolution. It is an act beyond the article of association, can be ratified by the members if it does not violate the memorandum of association. Remember, no activity, provision or statement should not violate the memorandum of association. If you are making any changes in the article of association, you should keep in mind that it should not violate any provision from the memorandum of association. Thirdly, consent of the proposed directors. We have seen that earlier also. It refers to a document duly signed by the proposed directors stating that they agree to be the directors of the company. It also states that these proposed directors will buy and make necessary payments for the qualification shares. इसमें क्या एक और मेंशन की जाएगी कि जो प्रपोज डायरेक्टर्स है वो खरीदेंगे भी and they will also make necessary payments for qualification shares. To be a director, you must possess certain number of shares. Okay, this is the thing. If you want to be the director, you must possess certain number of shares. The fourth thing is the agreement.
It refers to an agreement signed by the company for the appointment of its MD, director or manager. Now when you're appointing the experts, other officials, you will have to make agreements with them or contracts with them when you're appointing the managing director, the director or the manager. And then you will have to give a declaration. A statutory declaration is a declaration which states that all the necessary documents have to be submitted with the registrar in order to get the company registered. Declaration क्या है? एक ऐसा declaration जो ये mention करता है कि जितने भी documents ज़रूरी थे, आपका memorandum, आपका articles, consent of directors, agreements, all this is together submitted to the company registrar in order to get the company registered. Declaration states that it must be signed by an advocate of the High Court concerned, or an advocate of the Supreme Court, or a full-time chartered accountant, or by directors of the company whose names are mentioned in the articles of association. में साइन किस किस के लग सकते हैं? एडवोकेट चाहिए हाई कोर्ट का, या फिर सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट, या फिर एक फुल टाइम सीए जो कंपनी के लिए काम करे, या फिर कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा भी जिनका नाम आर्टिकल्स में मेंशन है. All these people have to sign the declaration. Sixth is the payment of fees. The requisite fee, depending on the amount of authorized share capital, must be submitted for the registration of company under the Indian Companies Act 1956 and 2013. Now finally you are supposed to pay a requisite fee. It will, और ये fee जो है वो depend करेगी कि आपको capital कितना generate करना है. How much shares will you issue? Okay, and accordingly the fee is decided, and that fee must be submitted to the registrar of companies for registration of company under the Companies Act of 2013 and 1956. Going further is the Memorandum of Association. हमने दो तीन चीज़ें देखी थी, Memorandum of Association, articles और ये. So let us see the first Memorandum of Association. It highlights the company's main objective and goals. Secondly, regulates the activities of the incorporated company such that the company can legally undertake only those activities mentioned in the Memorandum of Association. Memorandum का मेन काम क्या है? To regulate the activities of the incorporated company. जो कंपनी शुरू की गई है उसकी जो एक्टिविटीज़ उनको कंट्रोल में रखना, इस ढंग से कंट्रोल करना कि कंपनी सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करेगी जिसके लिए वो लीगली बाइंडिंग है, जिसको उन्होंने मेमोरेंडम में मेंशन किया है. उसके अलावा वो काम दूसरा नहीं कर सकते. It must be signed by at least 7 members in case of a public company and by 2 persons in case of a private company. The following are the main clauses of Memorandum of Association. And what are they? The name clause, registered office clause, object clause, liability clause, association clause and the capital clause. We'll see them one by one. The name clause. The first clause is the name clause. This clause includes the name of the company that has been approved by the registrar of company and is the name by which the company will be known. Name clause में क्या mentioned होगा? कंपनी का वो नाम जिसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने अप्रूव किया हो और उसी नाम से कंपनी को जाना जाएगा. दूसरा है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. इस क्लॉज के अंदर क्या मेंशन होगा? इट मेंशंस द नेम ऑफ द कंपनी, इट मेंशंस द नेम ऑफ द स्टेट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड. रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या होगा? उस स्टेट का नाम मेंशन होगा एड्रेस के साथ कंपनी का कि जहाँ पे कंपनी सिचुएटेड है. द एड्रेस मस्ट बी सबमिटेड विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. आज आपने कंपनी शुरू की है तो आज से लेके अगले 30 दिनों के अंदर अंदर आपको अपनी कंपनी का एड्रेस इट हैज़ टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. थर्ड इज द ऑब्जेक्ट्स क्लॉज. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है. दिस क्लॉज डिफाइंस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. ये क्लॉज क्या डिफाइन करता है? कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव, कि कंपनी का मेन पर्पस क्या है शुरू करने का. द कंपनी कैन नॉट अंडरटेक एनी एक्टिविटी दैट इज नॉट स्टेटेड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज. अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई एक्टिविटी मेंशन नहीं है, से एग्जांपल इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और उसमें लिखा गया कि वील ऑल्सो गो इनटू
this transportation business, they cannot do it. Reason? Because that activity has not been mentioned in the object clause. The object clause is further divided into following two sub clauses. Subject clause के दो हिस्से हैं. The first is the main object clause. अब ये object clause क्या है? It lists the main objects for which the company is formed. इसमें क्या mentioned होगा? कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव जिसके लिए कंपनी को बनाया गया है. एनी क्लॉज दैट इज असेंशियल फॉर द अचीवमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव इज कंसिडर्ड वैलिड इवन इफ इट इज़ नॉट कंटेंट इन द सब क्लॉज. अगर आपने कंपनी का कोई ऑब्जेक्ट मेंशन किया है और उसको अचीव करने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ सकती है, लेकिन आपने अगर उसको मेमोरेंडम में मेंशन नहीं किया है तो भी चलता है. ओके, इट बिकम्स वैलिड इवन इफ इट इज़ ऑल्सो नॉट कंटेंट इन द सब क्लॉज, बट ओनली द मेन ऑब्जेक्ट वाली बात है. बाकी ऑब्जेक्ट में वो हो सकता नहीं है. सेकेंडली, अदर ऑब्जेक्ट्स क्लॉज. नाउ ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज कैन बी इंक्लूडेड इन द सब क्लॉज. इफ अ कंपनी वांट्स टू इनिशिएट अ बिजनेस एक्टिविटी दैट इज मेंशन्ड इन दिस क्लॉज, it is required to pass either an ordinary resolution or a special resolution to get the consent of central government. I will explain this how. Say for example, कंपनी ने अपने सब ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कि वी मे इन फ्यूचर गो इनटू ट्रांसपोर्टेशन एंड बैंकिंग सेक्टर. अभी उन्होंने शुरू नहीं किया है, सिर्फ उसमें लिख रखा है कि इन फ्यूचर वी मे गो. तो जब भी उसका टाइम आएगा इट इज़ वैलिड क्योंकि इट हैज़ बीन मेंशन्ड ऑलरेडी. You will have to just pass either an ordinary resolution or a special resolution to get the consent of central government. अगर उसमें मेंशन नहीं है और अदर ऑब्जेक्ट क्लॉज में, तो उस काम को किया जा सकता नहीं है. आपको उसको मेंशन उसमें करना पड़ता है. The fourth is liability clause. This clause states the liability of each shareholder according to the amount not paid by them for the shares they own. इस क्लॉज में क्या मेंशन होगा? हर शेयर होल्डर की लायबिलिटी मेंशन होगी. और किसके अकॉर्डिंग? अमाउंट नॉट पेड बाय देम फॉर द शेयर्स दे ओन. इफ अ पर्सन इज ओनिंग से 50 शेयर्स एंड इफ इज ओनली मेड अप हाफ द पेमेंट एंड हाफ द पेमेंट इज स्टिल रिमेनिंग, लायबिलिटी क्लॉज उस पर लगेगा. देन यू हैव द कैपिटल क्लॉज. इट डिफाइंस the authorized capital of the company that it can raise through issue of share along with the division of number of shares. आपको कैपिटल क्लॉज में मेंशन करना पड़ेगा कि आप कितना कैपिटल जनरेट करना चाहते हैं, कितना आपको पैसा चाहिए. उस फिगर को आप फिर क्रॉस नहीं कर सकते. अगर फ्यूचर में आपको करना है, यू विल हैव टू पास अ रेजोल्यूशन ऑल दैट थिंग, बट वंस द कैपिटल अमाउंट इज मेंशन्ड यू कैन नॉट चेंज इट. ओनली दैट मच अमाउंट कैन बी रेज्ड. ओके, एंड यू विल ऑल्सो हैव टू मेंशन कि आप उसके लिए कितने शेयर इशू करेंगे. उसका डिवीजन आपको करना पड़ेगा. से आई ओनली इशू 1000 शेयर एवरी टाइम, से 2000 शेयर एवरी टाइम. दैट फिगर हैज टू बी गिवन. एंड फाइनली इज द एसोसिएशन क्लॉज. द एसोसिएशन क्लॉज कंटेन्स द स्टेटमेंट बाय द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन गिविंग देयर अप्रूवल टू बी अ पार्ट ऑफ द कंपनी एंड टू बाय द क्वालिफिकेशन शेयर ऑफ द कंपनी. एसोसिएशन क्लॉज क्या करता है? उसमें सभी लोगों का स्टेटमेंट मेंशन होता है जिन्होंने मेमोरेंडम साइन किया है. 7 इन केस ऑफ पब्लिक, 2 इन केस ऑफ प्राइवेट, मिनिमम नंबर्स. ओके, इस स्टेटमेंट में वो क्या लिखेंगे? दे आर गिविंग देयर अप्रूवल टू बी पार्ट ऑफ कंपनी. हाँ भाई, वी आर रेडी टू बिकम पार्ट ऑफ द कंपनी एंड वी विल बाय द क्वालिफिकेशन शेयर रिक्वायर्ड टू बिकम द डायरेक्टर्स और द मेंबर्स. गोइंग फर्दर is the difference between memorandum and articles of association. Firstly, memorandum का ऑब्जेक्टिव इसको बनाने का पीछे का मकसद क्या है? It defines the character of a company and scope of its activities. हमने आगे देखा वही. Articles क्या करता है? It defines the rules and regulations of the company. Position क्या है इसकी? It is the main document which is subordinate to the Companies Act. Companies Act के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल क्या है? इट इज़ अ सब्सिडरी डॉक्यूमेंट विच इज सबऑर्डिनेट टू बोथ MOA एंड द कंपनीज एक्ट. इट कम्स ऑन द 3rd नंबर. देन रिलेशनशिप, इसका मकसद क्या है? व्हाट डज इट शो? इट एस्टैब्लिशेस द रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइडर, द थर्ड पार्टी. ओके, इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनकी बात है.
Articles will define the relation of the company to its members only. Then alteration, changes. Altering or changing the MOA requires the approval of a statutory authority. All the general meeting has to take place. The articles of association can be easily altered by passing a resolution. Ratification यानी अगर आपको उसको वेरीफाई करवाना हो तो, रिव्यू करना हो तो, acts beyond MOA cannot be ratified. Anything mentioned above MOA, it cannot be changed. You cannot ratify that. Acts beyond the AO can be ratified अगर कोई गलती है तो by the members if those acts do not violate the memorandum of association. क्यों ऐसा? क्योंकि articles of association is a subordinate article to the memorandum of association. And necessity, it is a necessary document. Articles of association is a secondary document.